बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं जनाब इनकम फ्रॉम सैलरी। एक्चुअली हेड्स ऑफ इनकम का जिक्र हो रहा है जो कि सेक्शन 11 में हेड्स ऑफ इनकम आ रहे थे। कितने हेड्स ऑफ इनकम आ रहे थे? 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हमने कहा जनाब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो हमने कंप्लीट कर लिया, सैलरी पढ़ रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी ऐसे ही था कि इन 4 बातों के जवाब ढूंढ रहे थे। अभी ज़्यादा काम चल रहा है स्कोप का, और सैलरी की एक डेफिनेशन 5-6 पॉइंट्स की हमने पढ़ी और उसको अब हम आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। सैलरी रिसीट बेसिस पर टैक्स हो रही थी, और उसके बाद सैलरी का पहला पॉइंट था कि एनी पे, वेज, रेन्यूमरेशन, ये सब कुछ सैलरी में आ जाएगा। और उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। अब पर्क्स की कैलकुलेशन हमने सारी पढ़ ली है। पर्क्स सारे डील हो रहे थे सेक्शन 13 में, और कुछ जगह पर कहीं कोई बारीकी की बात आ रही थी तो रूल भी साथ अटैच हो गया था, जैसे कन्वेंस में रूल आ गया, ठीक है ना। पर्क्स मोटे मोटे हमने कौन कौन से पढ़े हैं? कन्वेंस, अकोमोडेशन, डोमेस्टिक सर्वेंट, यूटिलिटीज, इंटरेस्ट फ्री लोन, और फिर आया एसेट ट्रांसफर, फिर वेवर ऑफ ऑब्लिगेशन, और फिर आ गया अदर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से मोटी मोटी बातें हमने सारी, इन सारों को कैसे कन्वर्टेबल इनटू मनी, एनुअल सैलरी में क्या ऐड होना है, ये बात हम सीख चुके हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा था कि भाई अलाउंसेस, अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग अलाउंस, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। लेकिन फिर एक बात लिखी हुई थी कि बट शैल नॉट इंक्लूड एनी अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ एक फटा पड़ गया कि पता कैसे चले कि कौन सा सोली है और कौन सा सोली। तो मैंने कहा यार अब या तो सादा लिखा हो कि सोली तो हम समझ जाएंगे, या फिर हमें बताया कि एक्सप्लेनेशन ऐड की लॉ ने। तो उसने कहा फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज क्लैरिफाइड दैट अलाउंस सोली एक्सपेंडेड इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड, अगर आपको मंथली सैलरी में कोई फिक्स अमाउंट दे दी जाए या एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी प्रोवाइड करती है। सोली का मतलब है एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे किए जाएं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे किए जाएं। और अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर ना पे किए जाए, आपको कहा जाए यार अब जो भी खर्चा होगा ना वो तुम कर लेना, हम आपको सैलरी का 20% दे देंगे। अब ये उसकी डेफिनेशन से निकल गया, अब तो ये अलाउंस बन गया और अलाउंस के स्टाइल में टैक्स हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट, अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंड ऑन दी बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो कहते हैं कि जी एक बंदे को कराची भेजा, उसको कहा यार 5 लाख रुपए आपको अलाउंस मिलेगा, ये इतने दिन आपने कराची रहना है, ये आपका ट्रैवलिंग है, फलां है फलां है। वो कहता है उसमें से 4,10,000 रुपया खर्च हुआ है। इसका मतलब है 90,000 का जिक्र हो रहा है इस पॉइंट नंबर 2 में, ये सैलरी में ही ऐड होगा। अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरली और एक्चुअली स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने आपको कहा यार 5 लाख लो, आपने टूर इसके अंदर मैनेज करना है, आप ज़रा आराम से अच्छे तरीके से चले, आपने थोड़े पैसे बचा लिए, ये वाला लग गया नॉट स्पेंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर। तो जो बचत आपने की है वो बचत आपकी सैलरी में ऐड होगी। हाँ, 4,10,000 तो होली एंड एक्सक्लूसिवली स्पेंड हो गया है ना, 4,10,000 तो होली एंड एक्सक्लूसिवली स्पेंड हो गया है, उसका तो कोई जिक्र नहीं। अब असल में ऐसे समझे कि हम ना अभी उसूल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी उसूल पढ़ रहे हैं। जब कोई बंदा निर्गे में आया होता है ना, फिर तो उसे छानने में से गुजार लेते हैं, वरना कोई बात नहीं है, ठीक है, किसे पता चल रहा है क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जब किसी बंदे का केस खुल जाएगा तो फिर एक एक चीज़ को देख लेंगे, ठीक है ना। अब थोड़ा आगे चलेंगे ना तो आप देखेंगे कि मिजाज क्या है। टैक्सेशन अथॉरिटी ने अपना एक खौफ क्रिएट करना है, अपने एक डेटरेंस मेंटेन करनी है कि लोगों को पता है यार फिर मैं ऐसे पकड़ा जाऊंगा, तो फिर लोग नहीं करेंगे। हर बंदा पकड़ा नहीं जाएगा। हम सब लोग रात को सोते वक्त घर के मेन डोर को लॉक करके सोते हैं,
हो सकता है पिछले 25 साल से कोई चोर आया ही ना हो, लेकिन हम लॉक करना नहीं छोड़ते हैं, इसे कहते हैं डेटरेंस मेंटेन कर। ठीक है ना, तो यही वाली बात है। ये दो बातों से एग्जामिनर ने ट्विस्ट लेना है। एक बात याद रखें, जहां कोई एक्सेप्शन आती है ना, या जहां कोई वो जो हम एक डायलॉग बार बार बोलते हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, सारा थ्रिल इसके अंदर मौजूद है, सारा एग्जामिनेशन सवाल इसके अंदर मौजूद है। एग्जामिनर ने जब ट्विस्ट लेना है तो ये नहीं लिखना उसने एक्सेप्शन, यहां से उसने कहना है, पहले उसने क्रिएट कर देना है कि आपको लगे यार ये तो होली एंड एक्सक्लूसिवली है, लेकिन फिर इनमें से दो कोई एक सिचुएशन बनाएगा, जैसा नया ट्रेंड है बारीकी में एग्जामिनर चला जाता है। हम ऐड की बातें कर रहे हैं, वही पुराना उसूल, हम एडिशन की बातें कर रहे हैं कि कितना सैलरी में ऐड होना है, ज़्यादा खर्च हो गया है। तो पहली बात है, अगर तो होली एंड एक्सक्लूसिवली थी तो फिर एम्प्लॉयर ने ये कह के भेजा होगा, यार भाई ये 5 लाख रुपया रखो, खर्चा कर लेना, जो होंगे आके रीइंबर्समेंट ले लेना। तो अगर 20 लाख खर्च हो गया तो कोई बात नहीं, इट इज़ होली एंड एक्सक्लूसिवली। ठीक है ना, इसको तो डिस्कस करने की ज़रूरत है ही नहीं है ना, इट इज़ होली एंड एक्सक्लूसिवली। ज़रूरत तो उसकी है कि अगर 5 लाख खर्च रही हो और कुछ बच गए हैं, अब क्या करना, कहानी तो वो डिस्कस हो रही है। वो तो रिसीट बेसिस देखना है ना, रिसीट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। कैसे, इफ इट इज प्रोवाइडेड, इट इज एक्चुअली रिसीव्ड, इट इज अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ, वो तो पीछे ही हम रिसीट की डेफिनेशन उस पर अप्लाई करेंगे, वहां देखेंगे कि इस साल बनता है कि अगले साल बनता है। ठीक है ना, जब भी इशू ये क्रिएट होगा कि ये 2023 में लेना है कि 24 में लेना है, तो उस वक्त तो क्या अप्लाई करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीट बेसिस, when it is actually received, when it is applied on behalf, when it is made available। तो उसमें अगर एम्प्लॉय ने कहा भाई जो पैसे खर्च हुए आके ले लो, और आपने नहीं लिए हैं, तो मेड अवेलेबल की वजह से इस साल में आ गए, फिर वो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। अच्छा जनाब, तो आजकल हम इसका जिक्र कर रहे थे, इसके अंदर हमने मेडिकल अलाउंस पढ़ा, ठीक है ना, इसके अंदर हमने कल कुछ छोटी छोटी बातें की, और फिर हमने एक सवाल को भी थोड़ा सा बुनियाद बनाया, और थोड़ी यहाँ तक की चीज़ों की हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली थी। अच्छा जी, नाउ कोई बात नहीं, अभी यहां से पढ़नी, बुक में अलग अलग करके लिखे ना, अभी फिलहाल यहां से पढ़नी, ठीक है ना। फिर मैं लिंक कर दूंगा, बुक खोल के फिर थोड़ा सा जैसे हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा ना, फिर से को लिंक कर दूंगा। बुक ने एग्जाम्पशन का एक चैप्टर अलग बनाया हुआ है, ठीक है, हमने उसको एक जगह किया हुआ है, जाहिर है जहाँ की एग्जाम्पशन डिस्कस हो रही है वहीं उसको डिस्कस होना चाहिए ना। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, कल ये सवाल भी हमने डिस्कस कर लिया था, और इसको हमने कल मेजर काम हमने किया था कि यार सवाल कैसे सॉल्व होगा। अभी कल भी इंशाल्लाह ताला इसको यहाँ से और आगे लेकर चलेंगे, सवाल ऐड करते जाएंगे, साथ साथ प्रैक्टिस होती जाएगी, और साथ साथ अब हम एक एक दो कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे। जैसे यार कुछ फंड और रिटायरमेंट बेनिफिट्स और इनका जिक्र आने लगा। रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, रिटायरमेंट बेनिफिट्स जनरली इंक्लूड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, गोल्डन शेक एंड स्कीम। ये लफ्ज़ कहीं पीछे इस्तेमाल भी हुए थे और हमने कहा था यार आगे चलेंगे तो अप्रोप्रिएटली इस्तेमाल हो जाएंगे। गोल्डन शेक एंड स्कीम, एम्प्लॉयज आर एनकरेज टू रिटायर वॉलंटरली अगेंस्ट, कि यार आप 20 लाख रुपया ले लें, रिटायरमेंट अभी लें। ये हम आम तौर पर वहाँ अप्लाई करते हैं जब गवर्नमेंट कोई अपना इदारा प्राइवेटाइज करना चाह रही हो ना, जैसे गवर्नमेंट चाहे कि यार PIA से हमारी जान छूट जाए, तो जब आप कोई इन्वेस्टर लाते हैं ना, तो आप कहते हैं यार 50 सालों से आप PIA में सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ किए जा रहे हैं, जहाज आपके पास नहीं है, पैसेंजर आपके पास नहीं है, बस एक ही चीज़ है, एम्प्लॉयज़। और दूसरी बात है आपने एम्प्लॉयज़ की यूनियंस बना रखी हैं अंदर, तो हम तो इतना पैसा अरबों रुपया लगाएंगे तो हमारा जनाजा निकाल देंगे आके। आप ऐसा करें, हम PIA खरीद लेते हैं, कोई बताए 25 करोड़ आवाम की एयरलाइन, ये कोई बुरा सौदा नहीं है, लेकिन आप ऐसा करें इसके 60% एम्प्लॉयज़ की कराएं छुट्टी, ये 40% एम्प्लॉय से होगा, ऑपरेशन चलेगा, लेकिन ये 60% एम्प्लॉय फारिग करके फिर बेचें, फिर हम खरीद लेंगे।
गवर्नमेंट कहती है यार नहीं, ये काम मैंने करना है, ऐसे ही करना है। अब इन एम्प्लॉयज़ को हम गोल्डन शेक हैंड ऑफर कर रहे हैं कि यार आप क्यों जुड़े हुए हो, आप ये सोच रहे हो ना यहाँ से रिटायर होऊंगा, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, वो कहते हैं यार अभी ले लो बेनिफिट। दिस इज कॉल्ड गोल्डन शेक हैंड स्कीम। एम्प्लॉयज आर एनकरेज टू रिटायर वॉलंटरली अगेंस्ट पेमेंट। इन तीनों बातों को हम किस हेड में पढ़ना चाह रहे हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम। नाउ ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी कहते किसको? इट इज अ लमसम अमाउंट ऑफ मनी पेएबल टू वर्कर ऑन लिविंग सर्विस थ्रू रिटायरमेंट, डेथ और टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। कोई बंदा जॉब छोड़ रहा है, अपनी सीट खाली कर रहा है, वो कह रहा है यार तीन ही सोर्स हो सकते हैं ना, या तो उसकी जॉब कंप्लीट हो गई, या रिटायर हो रहा है, या खुदा ना खास्ता डेथ हो गई है, या हमने उसको निकाल दिया, टर्मिनेट कर दिया। वो कहते हैं उस वक्त जो लमसम पेमेंट मिल रही है, वन ऑफ, इट इज अ लमसम अमाउंट ऑफ मनी पेएबल टू वर्कर बेस्ड ऑन सैलरी एंड पीरियड ऑफ सर्विस। मसलन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ जैसे किसी कंपनी में ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन ऐसे होती हो कि यार आपकी लास्ट ईयर की सैलरी को, या ऐसे कि आपकी लास्ट ईयर की सैलरी, लास्ट मंथ की सैलरी का 10% लेंगे और जितने साल आपने हमें सर्व किया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी एंटाइटलशिप निकल आएगी। कोई भी वर्किंग, आमतौर पर इसकी कैलकुलेशन ऐसे हो रही होती है, इसीलिए क्या बेस्ड ऑन सैलरी एंड पीरियड ऑफ सर्विस। अब एक आदमी 60 साल बाद रिटायर हो रहा है, एक आदमी 20 साल सर्विस करके जा रहा है, एक 25 करके जा रहा है, एक 10 करके जा रहा है, तो सबकी ग्रेजुएटी अलग अलग बन जाएगी। ग्रेजुएटी इज एक्चुअली अ बेनिफिट फॉर सर्विस रेंडर्ड इन पास्ट। अच्छा जनाब, अब आ गया जी इसकी टैक्स ट्रीटमेंट। ये तो हमने समझा ग्रेजुएटी होती क्या है, पता चला यार ये एक लमसम पेमेंट है जो एम्प्लॉय को हम देते हैं। वो कहता है असल में तो टैक्स ट्रीटमेंट बताओ क्या है। वो कहता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ना, सरकार के मुलाजिम हैं, उनकी एग्जेम्प्ट है। अब एक सोचने वाली बात है कि क्यों एग्जेम्प्ट है। वो कहते हैं ग्रेजुएटी होती क्या है? ग्रेजुएटी इज एक्चुअली अ बेनिफिट फॉर सर्विस रेंडर्ड। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने तो सर्विस दी कोई नहीं है बात समझ आइए ना। वो कहते हैं इसलिए भाई तो सर्विस रेंडर्ड है, इसलिए आपकी ये एग्जेम्प्ट हो गई है। यही ना लिखाना, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट लेजिस्लेटर आमतौर पर, बड़ी मज़ेदारी की बात है, लेजिस्लेटर आमतौर पर हम प्राइवेट मुलाजमीन को टैक्स चोर तस्वुर करते हैं। FBR हमें टैक्स चोर तस्वुर करता है और अपने एम्प्लॉयज़ को इंतहाई ईमानदार, मुत्तकी, परहेजगार जुनैद बगदादी समझता है उनकी चीज़ें एग्जाम कर देता है और हमारे ऊपर टैक्स लगा देता है। हालांकि सारे रिश्वतखोर ही हैं सारे मुल्क का जनाजा इन्होंने निकाला हुआ है, सारे मुल्क के बेड़ा गर्क के जिम्मेदार सरकारी मुलाजिम हैं, ठीक है ना। वो तो सरकारी मुलाजिम नहीं, वो तो सरकार हैं, ठीक है ना हम उन्हें सरकारी मुलाजिम नहीं तस्वुर करते, उन्हें तो हम सरकार तस्वुर करते हैं। समझ लगी है ना। वरना बंदा लेक्चर नहीं दे सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस ही दे सकता है, ठीक है ना। हम अभी लेक्चर देना चाहते हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फुली एग्जेम्प्ट। इसका मतलब है अगर सिर्फ ये बता दिया जाए कि ये ग्रेजुएटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ली है तो ये सैलरी में ऐड नहीं होगी। ग्रेजुएटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अब ये आ गया कि गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, राइज जो है वो ग्रेजुएटी फंड बनाना चाहता है, लेकिन इसकी अप्रूवल कहाँ से करवाए? कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से, तब भी फुली एग्जेम्प्ट हो गई। ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड। अब आपका होता है आपका दो लोगों से वास्ता पड़ता है। जब जैसे अब हम कहें ना राइज जो है इसका ताल्लुक दो लोगों से, एज ए कंपनी दो लोगों से इसका ताल्लुक आएगा। एक इसका कमिश्नर होगा, ठीक है ना, जहां रिटर्न जमा होनी है, जहां सारा काम होना है, और एक बोर्ड आएगा। अब ये हायर अथॉरिटी है, ये सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ जो लॉ है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। वो कहते हैं यार ये वो बंदा है जिसके पास आपके सारे खाते, सारे रिकॉर्ड, सारी ईच एंड एवरीथिंग, हर साल की रिटर्न, सारा इसके पास जा रहा है। वो कहते हैं इससे अप्रूवल नहीं तो फुली एग्जाम्प्ट।
अगर बोर्ड से एग्जेम्पशन लें तो फिर 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है। अगर 3 लाख से ऊपर वाली आप किसी को कोई ग्रेजुएटी देंगे, मतलब किसी को 5 लाख मिली तो ऊपर वाले 2 लाख, अप टू का मतलब है 3 लाख एग्जेम्प्ट है, ठीक है ना। अप टू ने कॉन्सेप्ट क्या डाला, 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है। एक बंदे को 7 लाख ग्रेजुएटी मिली है तो 4 लाख टैक्स होगी, 3 लाख एग्जेम्प्ट रहेगी। अच्छा, अब यहाँ 2 बातें देखनी है। दो एग्जामिनर यहाँ 2 तरह खेल सकते हैं आपके साथ। एक नॉमेनक्लेचर से, इसका नाम रखा है उसने ग्रेजुएटी फंड और इसका नाम रखा है ग्रेजुएटी स्कीम। अगर वो कहते हैं ग्रेजुएटी फंड तो आप हमेशा अज्यूम करेंगे इसका जिक्र हो रहा है, और एक का नाम रखा है ग्रेजुएटी स्कीम तो आप ये अज्यूम करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऐसा हो गया, अगरचे इसका चांस बड़ा कम है लेकिन हम स्टूडेंट लेवल पर, वो कहता है ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। अगर अप्रूविंग अथॉरिटी जो जिस आ जाए तो जो अप्रूविंग अथॉरिटी है फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, फिर नाम छोड़ देंगे आप। ये बात समझ आई आपको। अगर अप्रूवल, एक है अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं बताई उसने, नाम खाली यूज किया, उसने कहा जी ग्रेजुएटी फंड, ये नहीं बताया किसने अप्रूव किया, तो हमने फौरन इसको ये वाली कैटेगरी से वो किया। उसने कहा जी ग्रेजुएटी स्कीम, अप्रूविंग अथॉरिटी नहीं बताया, हमने नीचे वाला अज्यूम किया। उसने कहा नहीं, ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव्ड बाय कमिश्नर। अब असल में तो एग्जामिनर को क्लासेस लेनी चाहिए, उसने गलत किया काम, लेकिन अब उसकी क्लासेस तो नहीं, फिलहाल तो आपने पेपर करना है। तो आप अगर अप्रूविंग अथॉरिटी आ जाए तो पहली प्रेफरेंस अप्रूविंग अथॉरिटी को देंगे। कमिश्नर है तो फुली एग्जाम, बोर्ड है तो वो कहता है ग्रेजुएटी फंड अप्रूव्ड बाय बोर्ड। अब हालांकि लफ्ज ही गलत है, लेकिन अब वहां बैठ के हम गलती तो नहीं निकाल रहे। अगर अप्रूविंग अथॉरिटी आ गई तो फिर उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे, और अगर खाली नाम आ गया तो फिर उसके मुताबिक। और हम अज्यूम करते हैं कि अल्लाह करे एग्जामिनर ठीक ही चल रहा हो, गलत ना ले रहा हो। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलो भी सही, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फुली एग्जाम, ग्रेजुएटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर फुली एग्जाम, ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड अप टू 300,000, ठीक है ना जी। इसके बाद आ गया अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड। वो कहता है नहीं, किसी से अप्रूवल नहीं ली, बस हम अपने एम्प्लॉयज को ग्रेजुएटी दे रहे हैं। वो कहता है एग्जाम्प्ट अप टू 75,000 और 50% ऑफ द अमाउंट रिसीवेबल विच एवर इज लोअर, हायर नहीं, विच एवर इज लोअर। क्या मतलब हुआ, एक एम्प्लॉय को आपने रिटायरमेंट के टाइम पर लमसम एक अमाउंट दी है लेकिन अप्रूवल किसी से नहीं ली। इसका मतलब है आप प्राइवेट इदारा ही है ना, गवर्नमेंट होता है फिर तो अप्रूवल की जरूरत ही कोई नहीं थी, ठीक है। आपने उसको दिए हैं 5 लाख रुपया अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी। वो कहता है क्या करो जी, एक लो 75,000, दूसरा लो 50%, 2,50,000, विच एवर इज लोअर विल बी। इसमें से 75,000 एग्जाम्प्ट हुआ, ये माइनस कर दो, बाकी 4,25,000 सैलरी में ऐड कर दो। कैलकुलेशन तो ऐसे ही होगी ना। अब स्लेटर यहाँ बड़ा कंजूस हो गया। एक एम्प्लॉय है, उसको आपने 50,000 रुपया ग्रेजुएटी दी है रिटायरमेंट के टाइम पर, और बंदा कौन है, ये अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी रिसीव कर रहा है। लॉ कहता है जनाब ए 75,000, बी 25,000, विच एवर इज लोअर, ये माइनस करें, 25,000 फिर शामिल। बात समझ आ रही है। यानी अब कुछ ना, आज 10 रुपए भी देंगे तो 5 रुपए ऐड हो जाने हैं, विच एवर इज लोअर की वजह से। अगर यहाँ कह देते ना विच एवर इज हायर, तो चलो एक लेवल तक के लोगों को एग्जेम्पशन मिलती रहती, कम से कम 75,000 से नीचे वाले लोग सारों को उनकी ग्रेजुएटी फुली एग्जेम्प्ट हो जाती। लेकिन यहाँ इसको डिस्करेज करने के लिए कि भाई इस तरह ग्रेजुएटी स्कीम नहीं बनानी है, आप अप्रूवल लें ताकि आपके एम्प्लॉय का बेनिफिट हो, उसके ऊपर टैक्स ना लगे। इसमें कोई भी अनअप्रूव्ड, अब इसको स्कीम कहें फंड कहें, अनअप्रूव्ड, असल लफ्ज
ये वाला पकड़ना है, अनअप्रूव्ड, ठीक है ना। सॉरी जी, कमिश्नर बोर्ड अपॉइंट करता है। समझ आ गई जी। ग्रेजुएटी के फिर सवाल में आने के कितने चांस हो गए? 4। वो 360 डिग्री वाली बात, या तो वो कह दे कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या वो कह दे प्राइवेट इदारे का एम्प्लॉय है लेकिन ग्रेजुएटी फंड अप्रूव हुआ है कमिश्नर से, ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव हुई है बोर्ड से, और ग्रेजुएटी फंड या स्कीम अप्रूव हुई नहीं हुई। 4 ऑप्शन आ गए गवर्नमेंट के पास। अब हमें केयरफुली सिर्फ रीड करना है और अप्लाई करना है जी। अभी सब्र कर देना, ठीक है ना, अभी सब्र कर देना, इसीलिए तो किताब को पढ़ नहीं रहे, ठीक है ना। ये एक ऑप्शन है, ये एक अलग जगह ऑप्शन पड़ी है, इसे वहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी सिर्फ हमने कहा कि ऐसे चलेगा, ठीक है ना। अभी वो हमने इसकी ये बात नहीं की, हमारी ये तकरीबन सेकंड हाफ के बाद ये बात डिस्कस करेंगे। 3 बातें आनी ऐसी, उन्हें इकट्ठा करेंगे डिस्कस। अभी फिलहाल हमने सैलरी में ऐड कर लिया, ठीक है ना। अच्छा जी, एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। एक्सेप्शन किसकी? चौथी वाली ऑप्शन की, ठीक है ना। पहले ही शेख साहब बने हुए, 10 रुपए भी किसी को एग्जेम्पशन नहीं दे रहे। एक बंदे को ग्रेजुएटी फंड से 10 रुपए मिले हैं, 75,000, 5, 10 में से 5 माइनस 5 फिर है। बात समझ आ रही ना? यानी इन एनी केस 50% ऑफ द ग्रेजुएटी हम टैक्स कर रहे हैं इस वाले केस में। ये बात समझ आ रही ना? अभी तसल्ली नहीं हुई, इसके लिए और करें। एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ ग्रेजुएटी शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। एनी पेमेंट नॉट रिसीव्ड इन पाकिस्तान। एक बंदा रिटायर हुआ, रिटायर होकर मुल्क से बाहर चला गया, उसके बच्चे कहीं बाहर थे, वो भी बाहर चला गया, दुबई चला गया। वहाँ बैठकर उसने कहा यार तुम ऐसा करो, मेरी ग्रेजुएटी यहीं भेज दो, ग्रेजुएटी नॉट रिसीव्ड इन। वो कहता जो 5 रुपये छोड़े थे ना वो भी नहीं छोड़ने, अब 10 के 10 पे टैक्स लगेगा। वो 75,000 मैक्सिमम थी ना लिमिट यहाँ पे। वो कहता अब ये भी नहीं अप्लाई होगा। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी। रेगुलर एम्प्लॉय का मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है ना। वो कहता है ये कौन सा डायरेक्टर हो? नॉर्मल डायरेक्टर, नॉर्मल डायरेक्टर, ठीक है ना, या नॉन एग्जीक्यूटिव कह देते हैं जिसे। वो कहता है अगर डायरेक्टर रिसीव कर रहा है तो उसको भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट, पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी नहीं बात हो रही, रेजिडेंट वर्सेस नॉन रेजिडेंट। मतलब ये बंदा उस साल में, वो कल हमने एक बात पढ़ी थी कि यार अगर कोई बंदा रिटायर होने लगा है और उसकी कोई लीव्स हैं और कोई इस तरह की कहानी है, ठीक है ना। फर्ज करें इस साल कुदरती ऐसा ही है, इसके पास छुट्टियां वुट्टियां थी, मुल्क से बाहर ज्यादा रहा, इस साल रेजिडेंट नहीं है, रिसीव पाकिस्तान में कर रहा है, रिसीव पाकिस्तान में कर रहा है, तब भी इसको वो 75,000 वाली एग्जेम्पशन नहीं मिले। यानी एट द टाइम ऑफ रिसीट, जिस साल आप रिसीव करेंगे उस साल आप रेजिडेंट हैं कि नहीं है। अगर नॉन रेजिडेंट हैं तो तब भी अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी आपको एग्जेम्प्ट नहीं होगी, 75,000 भी एग्जेम्प्ट नहीं होगी। एनी ग्रेजुएटी रिसीव बाय द एम्प्लॉय हु हैज ऑलरेडी रिसीव्ड एनी ग्रेजुएटी फ्रॉम द सेम और अदर एम्प्लॉय। 75,000 के पीछे 75 पॉइंट लिख दिए, ठीक है ना। लेकिन वो इसलिए मैं कह रहा हूँ शेख साहब की तरह प्रोविजन बनाई हुई। हाँ, एग्ज़ाम में आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। आजकल एग्जामिनर बारीकी में जाता है, तो आपको ये 4 बातें याद होनी चाहिए कि वो कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जिसमें अनअप्रूव्ड ग्रेजुएटी जो है वो फुली टैक्सेबल हो जाती है। कभी भी any gratuity received by an employee who has already received any gratuity from the same or, वरना अगर इस साल की होती तो आगे क्या लिखा होता? in the same year, in a tax year। कभी भी। अब एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे जी? under what circumstances unapproved gratuity scheme will be fully taxable? Number 1,
if it is not received in Pakistan. Number 2, payment received by a director, not a regular employee of. अभी आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे ना कैप 7 में, वहाँ हम डायरेक्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक डायरेक्टर है जो शेयर होल्डिंग की बेस पर आए हैं कि यार मेरे शेयर ज़्यादा हैं कंपनी में, मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं डायरेक्टर हो गया, इसका नाम डायरेक्टर है, या समटाइम इसको रेगुलर डायरेक्टर बोलते हैं। एक हमारा एम्प्लॉई है, बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, हम कहते हैं यार इसका इनपुट लेना चाहिए बोर्ड की मीटिंग में बिठाकर, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है। हमने कहा नहीं यार इसको भी मीटिंग में बुलाना है। अब अच्छा, उस मीटिंग में जिसको बुला लेंगे वो डायरेक्टर ही बन जाता है बेसिकली। अब हम उसका इनपुट लेना चाहते हैं, हमने उसे मीटिंग में बुला लिया, एक्चुअली इस बंदे का जिक्र हो रहा है, ये तो रेगुलर एम्प्लॉई है, मीटिंग में लाने के लिए हमने इसे डायरेक्टर का दर्जा दे दिया है, और इनके लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये असल में एम्प्लॉई होते हैं, लीगल स्टेटस इनका कवर करने के लिए हम इन्हें डायरेक्टर बना लेते हैं। वो कह रहा है वो जो पहले वाला रियल डायरेक्टर है ना, जो ओनरशिप की बेस पर डायरेक्टर आया हुआ है, उसको एग्जेम्पशन हासिल नहीं है। एनी पेमेंट रिसीव बाय अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज नॉट अ रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ सच कंपनी, इसका मतलब है ये बंदा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर है, इसको भी नहीं मिलेगी एग्जेम्पशन। तीसरी बात आ गई, पेमेंट रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट। अब ये सबके लिए, जब आप जिस साल रिसीव कर रहे हैं उस साल अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो तब भी आपको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और आखिरी बात आ गई, अगर आपने पहले कहीं से एग्जेम्पशन क्लेम कर ली हुई है, इसी एम्प्लॉय से या किसी और एम्प्लॉय से। क्लियर होगी बात जी? अच्छा, ग्रेजुएटी टैक्स होगी कैसे? 4 बातें थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जेम्प्ट, ग्रेजुएटी फंड अप्रूव्ड बाय कमिश्नर फुली एग्जेम्प्ट, ग्रेजुएटी स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड 300,000, और आखिरी आगे अनअप्रूव्ड ग्रेजुएट 75,000 और 50%, विच एवर इज लोअर। ठीक होगी बात? अच्छा, इसके बाद आ गया पेंशन। पहले तो समझ आए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेजुएटी एंड पेंशन। ग्रेजुएटी लमसम एक पेमेंट मिलती है, वन ऑफ होती है। पेंशन सैलरी की तरह एक अमाउंट मिलती रहती है, ठीक है ना। पेंशन इज अ रिटायरमेंट प्लान दैट प्रोवाइड अ मंथली इनकम इन रिटायरमेंट। Pension received by the citizen of Pakistan from the former employer shall be exempt from tax, except where the person continue to work for the same employer or an associate of the employer. Where a person receive more than one pension, the exemption shall apply to the higher of such. अब पेंशन के टाइम पे ना गवर्नमेंट थोड़ा सा ना एक वो देख रही है, एक सोशल एलिमेंट देख रही है, एक जनरल बात। पेंशन कब मिलती है? रिटायरमेंट के बाद। जनरली इंसान रिटायर कब होता है? 60 ईयर में। अब इसका एक सोशल एलिमेंट देखा जा रहा है। एक आदमी 60 साल के बाद भी दोबारा जॉब कर रहा है, ठीक है ना, और पेंशन रिसीव कर रहा है, तो अब कह रहे हैं कि नहीं यार इसको ये बेनिफिट दे दें, क्योंकि पेंशन की अमाउंट भी इतनी बड़ी नहीं होती ना। अच्छा जी, और कह रहा है अगर 2 जगह से पेंशन आ रही है, कहीं 2 जगह जॉब करता था, अब दोनों जगह से रिटायर हो गया, अब दोनों जगह से पेंशन आ रही है, तो कहते हैं जो हायर आ रही है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना। पेंशन रिसीव्ड बाय द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द फॉर्मर एम्प्लॉयर शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स एक्सेप्ट वेयर द पर्सन कंटिन्यू टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर और एन एसोसिएट ऑफ द एम्प्लॉयर। अगर वहीं दोबारा जॉब कर ले रिटायर होके, वो कहते हैं यार इस पे हमें शक पड़ गया, कहीं ये कोई कहानी तो नहीं करा रहे, ठीक है ना। एक बात आ गई। दूसरी बात है, फॉर अ पर्सन ओवर 60 ईयर ऑफ एज ऑल सच पेंशन आर एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द अबव मेंशन कंडीशन। अब क्योंकि रिटायरमेंट तो आप अर्ली भी हो सकते हैं ना, इधर देखें, ऐसे समझे, एक बंदा है उसकी उम्र 45 ईयर्स है, वो सैलरी ले रहा है इस वक्त 7 लाख रुपया पर मंथ। वो कहता है यार इतना टैक्स बन जाता है, मैंने तो इस गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना जी। अच्छा, वो कहते हैं यार ऐसे करो, मुझे रिटायर करें, यहाँ से मुझे 2 लाख रुपए की पेंशन दे दें, फिर मुझे दोबारा एम्प्लॉय करें, वहाँ मुझे 5 लाख सैलरी दे दें। एम्प्लॉयर को समझाया कि तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तुमने मुझे 7 लाख देना है ना महीने का। कहता है हाँ जी। कहता है ऐसा करो, मुझे रिटायर करो,
चलो यहाँ थोड़ा और ज़्यादा कर देते हैं, 3 लाख रुपया मुझे पेंशन देनी शुरू करो, मुझे दोबारा अपॉइंट कर लो, 4 लाख मेरी सैलरी दे दो, तो मैं 4 लाख की सैलरी पर टैक्स देता रहूँगा, पेंशन तो मेरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ऊपर वाली बात से उसे लग रहा था, बात समझ आ रही? तो लगा कि यार पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी। एम्प्लॉयर कहते हैं हाँ ठीक है यार, हमने तो उतने ही पैसे देने 7 लाख की, कोई बात नहीं, तुम ऐसे बाइफरकेट करवा लो। लॉ ने इस बंदे को पकड़ाया, कहा नहीं नहीं नहीं, ये बंदा दोबारा नहीं कर सकता जॉब। अगर ये सेम एम्प्लॉयर के ऊपर उसने एक्सेप्ट वेयर द पर्सन कंटिन्यू टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर, अगर लॉ सिर्फ यहाँ लिख देता तो फिर भी हल निकलता। तो कहते सर आप ऐसा करें, देखिए मैं आपका पुराना बंदा हूँ और आप मेरे से कभी काम लेते हैं डीजी सीमेंट में, और कभी आप खुद भी मुझे निशात मिल में भेज देते हैं। आप ऐसा करें, लॉ ने कहा कि सेम एम्प्लॉयर पे आपने काम नहीं करना, आप मुझे एम्प्लॉय निशात मिल का शो कर दें। फिर मैनेजमेंट हो गई। लॉ ने कहा नहीं नहीं, एसोसिएट कंपनी में भी नहीं मुलाजमत कर सकते। ऊपर रूल ये चल रहा है, ठीक है ना, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन कंटिन्यू टू वर्क फॉर द सेम एम्प्लॉयर और एसोसिएट ऑफ एम्प्लॉयर। एसोसिएटेड कंपनी में भी नहीं। अगर आप दोबारा जॉब करेंगे तो आपकी पेंशन एग्जेम्प्ट नहीं रहेगी। एक उसूल आ गया। फिर लॉ को ख्याल आया कि नहीं यार, ये उसूल चलो हम यहाँ वाले इन लोगों पर तो। एक आदमी 60 इयर्स उसने एक एज अचीव कर ली है और अब वो काम कर रहा है, फिर उस पर ये वाला उसूल ना लगाए। नीचे एक्सेप्शन आ गई, फॉर अ पर्सन ओवर 60 ईयर ऑफ एज ऑल सच पेंशंस आर एग्जेम्प्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ अबव मेंशन कंडीशन। क्या थी? सेम पे काम ना करे, एसोसिएट पे। अब वो कहते हैं 60 साल के बाद भले सेम पे भी काम करे, भले एसोसिएट पे भी काम करे, जो पेंशन मिल रही है दैट विल बिकम एग्जेम्प्ट। जी, all above for a person over 60 year of age all such pensions ऐसा लगाया लॉ ने। लॉ की यही तो खूबसूरती है, लॉ पढ़ेंगे तो समझ आएगी, लॉ को पढ़ना सीखेंगे तो पता लगेगा। all such pensions are exempt। बात समझ आई है? इसका मतलब 2 वाली कहानी भी गई, एसोसिएट वाली कहानी भी गई, सेम एम्प्लॉयर वाली कहानी भी गई। बस आपकी उम्र 60 साल से ऊपर जानी चाहिए, ठीक है ना? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पेंशन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय अ मेंबर ऑफ असल हुक्मरान ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ठीक होगी बाजी? अब इसको तो पढ़ नहीं सकते, इसको तो नहीं पढ़ सकते। जो इस पेंशन पे टैक्स लगाएगा वो जान से जाएगा, तो इसलिए भाई पेंशन को ही एग्जाम करते, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना? ओके, आगे चलते हैं। पेंशन की थोड़ी सी समझ आ गई बात। वो कहते हैं अगर आर्म फोर्सेस के लोग हैं या फेडरल गवर्नमेंट के लोग हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हैं, यही तो असल हुक्मरान है हमारे, ठीक है ना? वो कहते हैं यार इन पे नहीं टैक्स वैक्स लगाना, इनके लिए तो मुल्क बना है जी। वो कहते टैक्स लगाएंगे भी तो इन्हीं के पास ही चले जाना है, तो लगाई ना, ठीक है ना? पेंशन आम आदमी कहता है जो गरीब आदमी है उसे पेंशन मिल रही है, पेंशन एग्जेम्प्ट है। एक शर्त है, दोबारा उस एम्प्लॉयर के पास या एसोसिएट के पास काम ना कर रहा हो। फिर वो कहते हैं लेकिन अगर 60 साल की उम्र के बाद ये हो रहा है तो भले दोबारा भी काम कर ले, भले सेम एम्प्लॉयर के पास भी काम कर ले, भले 2 पेंशन आ रही हो, एग्जेम्प्ट है। और फिर आ गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन एग्जेम्प्ट है, भले 40 साल से कम वाली भी हो, जो मर्जी हो, ठीक है ना? पेंशन रिसीव्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अच्छा जनाब, 2 बातें समझ आ गई। रिटायरमेंट बेनिफिट में 2 बातें समझ आ गई। एक आ गया कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। इट इज अ लम सम पेमेंट ऑफ ए सर्टेन पोर्शन ऑफ पेंशन फॉर सर्टेन ईयर पेड इन एडवांस टू एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ। वो कहता है जैसे हमने ग्रेजुएटी दी है ना, एक लम सम पेमेंट,
एक बंदे की पेंशन है, हमने उसमें से भी ना कुछ पेंशन की एक अमाउंट एडवांस में दे दिया ताकि ज़रा ये बंदा रिटायर हुआ है, इसे अपना कोई छोटे छोटे मामलात कुछ देखने हैं तो कुछ पैसे आ जाएं। ग्रेजुएटी भी इसी मकसद के लिए है, बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट भी इसीलिए। इसे कहते हैं कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन। कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट और पेंशन स्कीम अप्रूव्ड बाय बोर्ड शैल बी अप्रूव्ड बाय बोर्ड। अब यहाँ कमिश्नर के पास इख्तियार ही नहीं है, ठीक है। अनअप्रूव्ड कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन द अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट लोअर ऑफ फॉलोइंग 50% और 75, वही वाला उसूल लग गया, ग्रेजुएटी वाला उसूल लगा दे। और फिर दोबारा वही ग्रेजुएटी वाली बात लिखी हुई है, ये वही 4 पॉइंट आ गए कि ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी अनअप्रूव्ड के लिए। क्लियर हो गई बात? ये 3 कहानियां तो हो गई हमारी ख़त्म। इसके ऊपर छोटी सी कोई न्यूमेरिकली देख लेते हैं कि करना कैसे है ताकि आपके काम जिम्मे भी कुछ काम आ जाए और आप घर जाके भी खुदा ना खास्ता कुछ कर लें। Mr. Kamran is employed in Best Food Limited. His basic salary is 40,000 per month. In tax year 2020, he resigned on 31st March 2021 and received Bluetooth mode connected. तो भाई इस हाल ही उसको तो नहीं देखना, पहले सैलरी को टैक्स कर लें। सैलरी अब रिटायरमेंट होगी 31 मार्च को, तो मक्खी पे मक्खी मार के 12 से नहीं जरूरत दे देना। अब हमने इसको 9 मंथ, क्योंकि ये 3 मंथ पहले रिटायर हो गया तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3,60,000 बेसिक सैलरी आ गई। अब आ गया जनाब ग्रेजुएटी 90,000 और इसमें से कौन सी है, लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ 90,000। 45,000 आया, 45,000 90 में से माइनस किया 45,000। ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व करना है भाई, ऐसे सॉल्व करना है। धनों की बात। चलिए जनाब, तो 4 लाख connected. अच्छा जी, इसके बाद आ गया प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड चलें बस रुक जाते हैं आज, आप कम बच्चे आए हुए हैं यहाँ, इतना कम हरज होगा, कल इंशाल्लाह यहाँ से फर्दर आएगा। 2020 he resigned on 31st March 2021 and received 90,000 from unapproved gratuity fund। तो भाई इस हाल ही उसको तो नहीं देखना, पहले सैलरी को टैक्स कर लें। सैलरी अब रिटायरमेंट होगी 31 मार्च को, तो मक्खी पे मक्खी मार के 12 से नहीं जरूरत दे देना। अब हमने इसको 9 मंथ, क्योंकि ये 3 मंथ पहले रिटायर हो गया तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3,60,000 बेसिक सैलरी आ गई। अब आ गया जनाब ग्रेजुएटी 90,000 और इसमें से कौन सी है, लोअर ऑफ 75,000 और 50% ऑफ 90,000। 45,000 आया, 45,000 90 में से माइनस किया तो 45,000। ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व करना है भाई, ऐसे सॉल्व करना है। डन होगी बात? चलिए जनाब, तो 4,05,000 रुपया। अच्छा जी, इसके बाद आ गया प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड चलें बस रुक जाते हैं आज, आप कम बच्चे आए हुए हैं यहाँ, इतना कम हरज होगा, कल इंशाल्लाह यहाँ से फर्दर आएगा।